हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम फरवरी मंथ के मंथली कंपाइलेशन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी मंथ की सभी मिलिट्री एक्सरसाइज। फरवरी मंथ में जो भी साइंस एंड टेक की न्यूज़ थी, जैसे कि इसरो ने कुछ नया स्कीम लॉन्च की है, नया मिशन लॉन्च किया है, नासा को कोई अपकमिंग मिशन है, पाकिस्तान का कोई मिशन है या चाइना का कोई मिशन है, वो सारी बातें यहाँ पे साइंस एंड टेक में हम कवर करेंगे। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस की न्यूज़। ठीक है, जैसे कि कोई मिसाइल हम प्रोक्योर कर रहे हैं या हम कोई मिसाइल है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछा जाता है, किस प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में पूछा जाता है कि उसकी रेंज कितनी है। ये सभी क्वेश्चन साइंस एंड टेक और डिफेंस सेक्टर से कवर किए जाते हैं। आप लोगों को कोई भी एग्जाम होता है कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो, जो पिछले साल का मतलब 2024 का जो ट्रेंड देखा गया है, वहां पर हमें पता चला कि साइंस एंड टेक से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपका बैंकिंग एग्जाम होने वाला है, एसएससी एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो मंथली कंपाइलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते, तो उनके रिवीजन करने के लिए हमारा वीकली सीए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ये जो मंथली सीए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने 100% इसको फॉलो कर लिया तो ये मेरी गारंटी है आपको करंट अफेयर्स में कोई नहीं हरा पाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं डेफिनेटली ऐसा बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। हाँ, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहती हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप जाइएगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पर, वहां पर एक सेक्शन है विच इज मैगजीन सेक्शन, और मैगजीन सेक्शन में आपको फरवरी मंथ की 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी, जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, डाउनलोडेबल है। आप डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है जी। तो कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना या फिर एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है इक्वेरियन एक्सरसाइज। इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज का 13th एडिशन रिसेंटली हुआ है। ये एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है और इस साल एक्सरसाइज को होस्ट करने का काम मालदीव्स ने किया था। तो याद रखेंगे, इक्वेरियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। 13वां संस्करण हुआ है और मालदीव ने इसको होस्ट करने का काम किया है। इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंडशिप, तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में ऑल्टरनेटिव बेसिस पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, 2 साल में एक बार आपको धर्म गार्जियन एक्सरसाइज देखने को मिलेगी और इसका 6th एडिशन रिसेंटली हुआ है। कहाँ पर हुआ है? माउंट फिजी, जापान में आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। माउंट फिजी जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है जापान का और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको 2013 में शामिल किया गया है। तो हमें याद रखना है कि धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 6वां एडिशन जापान ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोमोडो। क्या नाम है इसका? कोमोडो। एक्सरसाइज कोमोडो की शुरुआत 2014 में हुई थी और इस साल इसका 5th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया था और हमारी जो P8I एयरक्राफ्ट है उसने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कहाँ पर होस्ट हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडोनेशियन नेवी। इसकी थीम थी मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। इसमें 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें एक भारत था। भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया था। नाम है एक्सरसाइज कोमोडो। कहाँ पर हुई? बाली, इंडोनेशिया में हुई। नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज के बारे में। साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई थी। ऑल्टरनेटिव बेसिस पे इंडिया और इजिप्ट के बीच में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी और इंडियन आर्मी की तरफ से पैरासूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। साइक्लोन एक्सरसाइज याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड शोकेस इंडिजीनियस नेवल वेसल एट नेवडेक्स 2025। तो नेवडेक्स, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? आबू धाबी में।
जहां पर इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटीज को शो किया कि किस तरीके से नेवल सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं, हमने अपने इनोवेशन को दिखाया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वन ऑफ द इंडिया का जो प्रीमियम डिफेंस शिपयार्ड बिल्ड है, शिप बिल्डिंग यार्ड है, गोवा शिपयार्ड बिल्डिंग ने यहाँ पर जो फास्ट पेट्रोल वेसल डिजाइन किया है, जिसका नाम यहाँ पे फास्ट वेसल पेट्रोल जो डिजाइन किया है वो नेवडेक्स अबू धाबी में शोकेस करने का काम किया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का फॉर्मेशन 1957 में हुआ था और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको मिल जाएगी। ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल डिस्प्ले किया गया, इसकी लेंथ 50 मीटर है, ठीक है, 35 नॉट इसकी स्पीड है, और इसका जो इंजन है वो 2700 किलोवाट का डीजल इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025। तो जल थल रक्षा ये आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था। इंडियन आर्मी की जो 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड है और 11 इन्फेंट्री डिवीजन है उसने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पर? बेट द्वारिका गुजरात में। ठीक है, तो जल थल रक्षा एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? गुजरात में हुई थी और इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर है? तो ये आपकी फरवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइक्लोन याद रखना है। साइक्लोन के अलावा आपको धर्म गार्जियन याद रखना है। धर्म गार्जियन के अलावा कॉमोडो है और कॉमोडो के अलावा है इक्वीरियन। ये चार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वीरियन इंडिया और मालदीव्स के बीच में, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में, कॉमोडो 39 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, बाली इंडोनेशिया में, और साइक्लोन इंडिया इजिप्ट के बीच में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष तौर पे याद रखना है। चलिए अब हम फरवरी मंथ के अगले सेगमेंट पे बात करेंगे, विच इज साइंस एंड टेक। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे, इसरो ने लॉन्च किया है फीस्ट मिशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीस्ट? फीस्ट का मतलब है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसरो क्या करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हो कि लॉन्चिंग व्हीकल्स को डिजाइन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करता है। और स्पेस में प्रेशर अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, तो क्यों ना आपको वैसा ही एनवायरनमेंट मिले जहां पर रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में हम क्या कर सकें, अपने जो भी डिजाइन हमने बनाई है उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर को चेक कर सकें। तो उसी चेकिंग पर्पस के लिए फीस्ट प्रोग्राम या फीस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। ठीक है, जिसमें मदद किसने की? आईआईटी हैदराबाद ने ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मदद की है। तो इसरो ने लॉन्च किया है फीस्ट 2025, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर का। आईआईटी हैदराबाद में से लॉन्च किया है। इसे डेवलप करने का काम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है। ये बेसिकली रियल वर्ल्ड की जो फोर्स है, जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, टेम्परेचर वेरिएशन है, उसको प्रिडिक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान ज्वाइन चाइना चैंग ई 8 लूनर मिशन। तो सबसे पहली बात, तो चैंग ई 8 क्या है? चाइना का लूनर मिशन है और इस मिशन को ज्वाइन किया है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने रिसेंटली चाइना के अपकमिंग मिशन चैंग ई 8 लूनर मिशन के साथ कोलैबोरेशन किया है और इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें बेसिकली आपको एक पाकिस्तान के द्वारा निर्मित रोवर देखने को मिलेगा जो कि चंद्रमा की साउथ पोल पे लैंड करेगा। तो पाकिस्तान क्या कर रही है, पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके अंदर एक रोवर को बनाया जा रहा है और ये रोवर जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करेगा। ठीक है, इसमें चाइना का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो चाइना का कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि चाइना यहाँ पर इस मिशन को लॉन्च कर रहा है जो कि चंद्रमा की सरफेस पे जाएगा और आने वाले समय पे चंद्रमा के सरफेस पे बेस बनाने में चाइना का चैंग ई 8 मिशन कंट्रीब्यूट करेगा और इस साउथ पोल पे पहुंचेगा 2035 में। कब पहुंचेगा ये? 2035 में ये जो है वो साउथ पोल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है पेंडोरा मिशन। पेंडोरा मिशन किसका है? नासा का मिशन है पेंडोरा। इसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सो प्लेनेट होते हैं, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लेनेट्स हैं उनको एक्सो प्लेनेट कहा जाता है। तो हमारे 20 से ज़्यादा जो एक्सो प्लेनेट है उस पर किस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर वेपर क्या है, हैबिटेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सर्वे करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए नासा का पेंडोरा मिशन जाएगा 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। यहाँ पर देखेंगे इन स्पेस। इन स्पेस क्या है? इसरो की एक कमर्शियल आर्म है।
इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने एक नया फंड क्रिएट किया है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। हम चाहते हैं कि स्पेस सेक्टर में नए नए स्टार्टअप आए, स्पेस सेक्टर में इनोवेशन आए। जब स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप आएंगे तो उनको फंडिंग की जरूरत होगी, तो हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड से उनको फंड करेंगे। इसलिए इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड को बनाया है जिसका कॉर्पस है 500 करोड़ रुपए, जो कि स्पेस स्टार्टअप की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, जिससे हम इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके स्पेस सेक्टर में। इसमें कहा गया है कि अप टू 60% प्रोजेक्ट के कॉस्ट का दिया जाएगा फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमई, और 40% जो है वो बड़ी कंपनीज को एज अ सब्सिडरी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, या अप टू 25 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें कोई भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, कमर्शियल जो एंटिटीज है वो एंट्री ले सकती हैं और एलिजिबल है यहाँ पर। क्लियर है? ना बात करते इन स्पेस के बारे में। इन स्पेस का फॉर्मेशन 2020 में हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है, अहमदाबाद गुजरात में हेडक्वार्टर है। ये बेसिकली क्या करती है, इसरो की कमर्शियल आर्म है। इसरो के जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है, वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहती है और लॉन्चिंग करने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए, और लॉन्चिंग व्हीकल कौन प्रोवाइड करेगा? इसरो। तो ये जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो रुपयों का लेन देन बेसिकली हो रहा है, वो इन स्पेस की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट आता है नासा का पंच मिशन। इसके पहले हम लोगों ने नासा का पेंडोरा मिशन देखा था, जो कि 2025 में लॉन्च होगा, जो कि क्या करेगा, एक्सो प्लेनेट जो है उनकी स्टडी करेगा, उसके एटमॉस्फेयर, उसके वाटर वेपर की स्टडी करेगा। तो पेंडोरा के बाद हम बात कर रहे हैं पंच मिशन के बारे में, और ये भी नासा का मिशन है। ठीक है, और ये कैसा मिशन है? ये आपका सोलर मिशन है, जो क्लोजली सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने का काम करेगा। पंच का पूरा नाम क्या है? पॉलीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ये पंच मिशन है, नासा का मिशन है, और स्पेस एक्स की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर? लो अर्थ ऑर्बिट में से लॉन्च किया जाएगा। इसका जो लाइफ पीरियड है, या मिशन की जो लाइफ है, वो 2 इयर्स की आपको देखने को मिलेगी। पहली बार जो है ये क्या करेगा, 3D मैप करेगा, कोरोना की स्टडी करेगा, सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड की स्टडी करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट है मून साउथ पोल, फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप अनवील्ड। अब हम लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन की मदद से हमने क्या किया था, चंद्रमा की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। अब हमने क्या किया, सारा डेटा कलेक्ट किया है, और उस डेटा की मदद से चंद्रमा के साउथ पोल का डिटेल मैप बनाया है। और ये चंद्रमा का साउथ पोल का पहला डिटेल मैप देखने को मिलेगा, जिसमें लूनर सरफेस की सारी जो टोपोग्राफी है, किस तरीके से क्रेटर्स हैं, क्रेटर का फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब इस मैप को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन किसका है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो लेबोरेटरी और इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम, इनके कंट्रीब्यूशन से डिटेल मैप तैयार किया गया है चंद्रमा के साउथ पोल का। नेक्स्ट है नासा एंड स्पेस एक्स टू लॉन्च एथना टू मून। अब यहाँ पे एक रोबोट को लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा की सरफेस पे, किसके द्वारा? नासा और स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, तो रोबोटिक्स मून लैंडर एथना इज सेट टू लॉन्च इन स्पेस एंड मार्किंग द सेकेंड लूनर मिशन फॉर टेक्सास बेस्ड इंट्यूटिव मशीन। पहला मिशन 2024 में लॉन्च किया था, ये सेकेंड मिशन है। ये चंद्रमा की साउथ पोल का अध्ययन करेगा, चंद्रमा की साउथ पोल में जो वाटर है, सब वाटर है, उसका स्टडी करेगा, और लूनर सॉइल का कंपोजिशन, मतलब चंद्रमा की सतह पे जो मिट्टी है उसके कंपोजिशन की स्टडी करने का काम ये मिशन करने वाला है आने वाले समय में। इसकी लैंडिंग साइट क्या होगी? तो चंद्रमा का जो साउथ पोल रीजन है, वहां पर एक प्लेट्यू है, जहां पर एक साइट है जिसका नाम है मोन्स माउंटेन। मोन्स माउंटेन पे इसकी लैंडिंग की जाएगी। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्चिंग बेसिकली लैंडिंग डेट कब की थी? 6 मार्च 2025 की लैंडिंग डेट थी। नेक्स्ट है चाइना सेंजाओ 19 थ्रू प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल। अब यहाँ पे देखिएगा, चाइना का एक मिशन गया था जिसका नाम है सेंजाओ 19। सेंजाओ 19 का जो मिशन गया था उसमें जो क्रू मेंबर्स थे, इनको भेजा गया था कहाँ पे? तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे चाइना का भी अपना एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। वहां पर भेजा गया था चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस किया, और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि आपने सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया है वाटर एंड ग्लूकोज में। ठीक है, तो और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन फ्यूल को बनाने का काम इन्होंने स्पेस में किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है चाइना टू बिल्ड अ डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे बात हो रही है, अभी तक हम स्पेस स्टेशन बनाते हैं, देखिए जैसे कि तियोंगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब लेकिन ये स्पेस स्टेशन बना रहा है, लेकिन कहाँ पर, समुद्र की गहराइयों में। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी, जिसको कहा जाएगा डीप सी स्पेस स्टेशन, जो कि साउथ चाइना सी में भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो साउथ चाइना सी में निगरानी बढ़ जाएगी, डोमिनेंस बढ़ जाएगा चाइना का, और साथ ही साथ बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं समुद्र के नीचे, उनका इंफॉर्मेशन होगी। ये जो डीप सी स्पेस स्टेशन है, इसमें ड्रिलिंग शिप आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है मैंगजियांग। तो मैंगजियांग ड्रिलिंग शिप का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो पहली बार अर्थ के मेंटल में जाके ड्रिल करने का काम करेगा। चाइना वर्ल्ड की तीसरे नंबर की कंट्री है यूएसए और रशिया के बाद, जिसका अपना डीप सी स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का डीप सी स्पेस स्टेशन का नाम NR-1 है, जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था, और 900 मीटर डेप्थ इसको लॉन्च किया गया था। जैसे कि सोवियत यूनियन या रशिया का जो डीप सी मिशन था, उसका नाम है लोसरिक, इसको 2000 मीटर की डेप्थ में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे अब चाइनीज डीप सी स्पेस स्टेशन इसको लॉन्च किया जा रहा है साउथ चाइना सी में, और ये 2030 तक ऑपरेशन में आ जाएगा। इसको भी 2000 मीटर डेप्थ इसको भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है जी, डन। और ये हाइड्रोकार्बन सॉल्ट वगैरह जो स्केप होते रहते हैं, मेंटल से निकलते हैं, क्रस्ट से निकलते हैं, उसकी स्टडी भी करेगा। इससे क्या होगा, इससे लगभग 70 मिलियन टन मीथेन हाइड्राइड या फिर फायर आइस जो प्रेजेंट है, जो कि बहुत सारी ऑयल डिमांड को फुलफिल कर सकती है चाइना में, ठीक है, उसका पता लगाएगा। ठीक है, हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल डिपॉजिट है, कोबाल्ट है, निकेल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा पानी के अंदर जो आपके फ्लोरा फाउना है, 600 से ज्यादा स्पीसीज है, उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में पता चलेगा। तो और साउथ चाइना सी में डोमिनेंस भी चाइना का बढ़ेगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि साउथ चाइना सी है जो, वो डिस्प्यूटेड है, वो काफी ज्यादा विवादित आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो पार्सल और स्पार्टली आइलैंड्स देखने को मिलते हैं साउथ चाइना सी में, ये सभी विवादित है। साउथ चाइना सी जो है वो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, बुर्नोई, ठीक है, मलेशिया, इन सब के बीच में डिस्प्यूटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट कैंगरू एम्ब्रॉय क्रिएटेड बाय आईवीएफ। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ की मदद से पहली बार कैंगरू में आईवीएफ के जरिए बच्चे का जन्म कराया गया है। और इस स्टडी को जनरल में प्रोड्यूस किया है जनरल रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट, और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने ये काम किया है और अपने जर्नल को पब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, नाउ बात करेंगे लंपी स्किन डिसीज वैक्सीन के बारे में। लंपी स्किन डिसीज वैक्सीन डेवलप बाय भारत बायोटेक ग्रुप फर्म विद ICAR गेट्स सिडिस्को लाइसेंस। तो यहाँ पर देखेंगे भारत बायोटेक ग्रुप फर्म है, जिसका नाम है बायोबेट। तो बायोबेट को यहाँ पे सिडिस्को का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस मिला है कि आप लंपी स्किन डिसीज के लिए वैक्सीनेशन तैयार कर सकते हैं। और इस वैक्सीन का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बायोलंपी वैक्सीन। ठीक है, जो जो कि आपके कैटल्स के लिए देखने को मिलेगी, और इसको डेवलप कर रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विद द कोलैबोरेशन ऑफ बायोबेट, जो कि भारत बायोटेक का ही आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। क्या घटना घटित हुई थी कि एक वीमेन थी, एक महिला थी, जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, जो कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और उस बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाली महिला का सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था, इसलिए आपको ये मामला न्यूज में देखने को मिल रहा था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम रेयर ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, इसे HH ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में 1952 में इसकी डिस्कवरी YM वेंडे ने की थी। ठीक है, जनरली जो भी कोई भी ब्लड होता है उसमें एक एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है। लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें A, B और H तीनों प्रकार के एंटीजन नहीं होते जो अदर ब्लड ग्रुप में होते। ना इसमें A होता है, ना B होता है, ना H एंटीजन होता है। ठीक है, ये रेयरेस्ट आपको ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 0.0004% पॉपुलेशन है जिसके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खास बात क्या होती है, जैसे कि A ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीजन A है, एंटीबॉडी B है। B ब्लड ग्रुप है, एंटीजन B है, एंटीबॉडी
ए है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसके पास ना ए ना बी ना एच, कोई भी एंटीजन नहीं होता, जबकि तीनों एंटीबॉडीज होती है। एच ग्रुप वाला केवल एच ग्रुप वाले को, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, ना बात करेंगे ओवॉइड सेल। ओवॉइड सेल कहाँ पर पाई जाती है? ये कोशिका पाई जाती है आपके ब्रेन में। तो एक नई प्रकार की सेल को डिस्कवर किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा, जिसका नाम है अवॉइड सेल। ठीक है, ये क्या करेगी, कोई भी नई चीज जब आती है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसे याद करने में कि आपने कहीं ये चीज पहले देखी है, क्या ये कोई चीज है जो पहले से हमारे दिमाग में स्टोर है, तो रिकॉग्नाइज करने में और नई चीजों को समझने में, और उसको नई चीजों को जो भी आपने देखी है उसको दिमाग में स्टोर करने में ये सेल रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट प्ले फंडामेंटल रोल इन रिकॉग्नाइजिंग मेमोरी, द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन डिफरेंशिएट बिटवीन न्यू एंड फैमिलियर ऑब्जेक्ट। तो नए और फैमिलियर ऑब्जेक्ट के बीच में ये इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है। एग शेप की आपको ये सेल देखने को मिल जाएगी ह्यूमन ब्रेन में, जिसका नाम है अवॉइड सेल। ठीक है, ये जो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है, यहाँ पर देखेंगे आप, हिप्पोकैम्पस, वहां पर ये पाई जाती है, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है जी, इतनी चीजें। नेक्स्ट, क्यूपू। अब यहाँ पे क्यूपू क्या है जरा देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर रिसेंटली आइडेंटिफाई लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एवर फाउंड इन द यूनिवर्स। अभी तक विश्व का सबसे, मतलब यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फाइंड किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा, एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, जिसका नाम है क्यूपू। क्यूपू बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है, एक गैलेक्सी है जो कई सारे गैलेक्सी और क्लस्टर का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब क्लस्टर ऑफ क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है। इसकी डिस्कवरी की है। ये इतना बड़ा है कि 7 गैलेक्सीज के बराबर आपको देखने को मिलेगा। 13,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है हमारी मिल्की वेव से। तो अभी तक का यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है क्यूपू। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक मिक्सचर, जैसे कि आपकी सीमेंट और मिट्टी को हम मिक्स करते हैं और फिर लेंटर में इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर देखे होंगे ना, घर में चटनी बनाई जाती है मिक्सचर, वैसे ही यहाँ पर जो सॉलिड रॉकेट आपके होते हैं, जो रॉकेट मोटर में फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी मिक्सिंग के लिए एक मिक्सर बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिक्सर है, जो कि 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर है। इसको डिजाइन सतीश धवन स्पेस सेंटर ने किया है और कोलैबोरेशन किया है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे मेटा 50,000 किलोमीटर केबल टू बूस्ट इंडिया यूएस डिजिटल कनेक्टिविटी। अभी अंडर वाटर जो आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल देखने को मिल रही है फॉर बेटर कनेक्टिविटी, ये किसकी केबल है? ये मेटा की केबल है, जो इंडिया को अमेरिका के साथ कनेक्ट करेगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम है वाटर वर्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर बर्थ किसका प्रोजेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ये प्रोजेक्ट आपको मेटा का देखने को मिलेगा। इसमें अंडर सी, समुद्र के नीचे 50,000 किलोमीटर की केबल को बिछाने का काम किया जाएगा, जो इंडिया से अमेरिका तक और कई सारे अलग अलग रीजन्स को फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसका पर्पस इंटरनेट प्रोवाइड करना है, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है वाटर बर्थ। ठीक है, लगभग 7,000 मीटर गहराई में इसको बिछाया जाएगा, जिससे जो भी फिशिंग कम्युनिटी होती है, एंकर वगैरह होते हैं, तो कोई भी डिस्ट्रप्शन यहाँ पर ना हो। ये इंडिया, यूएस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को कनेक्ट करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है एलॉन मस्क अनवील ग्रूक 3 एआई, द स्मार्टेस्ट एआई ऑन अर्थ। तो विश्व का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस या एआई किसे बोला जा रहा है? ग्रूक 3 को बोला जा रहा है, जिसे एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। एलॉन मस्क की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है उसका नाम है एक्स एआई। इन्होंने रिसेंटली ग्रुप 3 को लॉन्च किया है, जो कि एक एडवांस एआई चैटबॉट है। और ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि इससे ज़्यादा स्मार्ट, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट चैटबॉट अभी तक नहीं बना है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, या चाइना का डीप सीक है, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस और उससे भी ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ग्रुप 3, ऐसा एलॉन मस्क का कहना है। नेक्स्ट बात करेंगे मत्स्य 6000 के बारे में। इंडियाज डीप ओशियन सबमर्सिबल कंप्लीटेड बेड टेस्टिंग। अब यहाँ पे जो हमारा मत्स्य 6000 है, उसकी 2 टेस्टिंग हुई, एक ड्राई टेस्टिंग और एक बेड टेस्टिंग। बेड टेस्टिंग का मतलब इसको पानी के अंदर उतारा गया। तो यहाँ पे जो कत्थुपल्ली पोर्ट है, वहां पर आसानी से इसको पानी के अंदर उतारा गया, लगभग 500 मीटर की गहराई में। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि 2025 तक ये टेस्टिंग कंप्लीट होगी। मत्स्य 6000 भारत का एक डीप ओशियन सबमर्सिबल मिशन आपको देखने को मिल जाएगा।
इसका इट इज अ पार्ट ऑफ समुद्रयान प्रोजेक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा काम करता है और डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट है शक्ति सेमीकंडक्टर चिप। आईआईटी मद्रास और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई है जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति क्या है? भारत की पहली इंडिजीनियस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है शक्ति। इसे आईआईटी मद्रास और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल हुआ है। RISC ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है और मैत्री की टीम भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। RISC का क्या मतलब होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा आपका जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? नेक्स्ट है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब होता क्या है, आप लोग ने IVF के बारे में सुना होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या किया जाता है? मेल की बॉडी से स्पर्म लिए जाते हैं। ठीक है, फीमेल की बॉडी से क्या निकाला जाता है? एग या ओवम निकाला जाता है। इसको एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है? फर्टाइल किया जाता है। जब ये प्रॉपरली फर्टाइल हो जाता है, जाइगोट बनने लगता है, गैमेट बनने लगता है, तो इसको फिर जो लेडी होती है, जो फीमेल होती है, उसकी यूट्रस में, गर्भाशय या ओवरी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि IVF में हमें मेल स्पर्म और फीमेल ओवम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्यों ना हमारे पास ऐसा हो, अगर मेरे पास मेल या फीमेल की स्टेम सेल है तो उन स्टेम सेल से मैं ऑटोमेटिकली स्पर्म और ओवम को बना लूं। मतलब स्पर्म और ओवम की जरूरत ना हो, आपके बस स्टेम सेल ही काफी है। तो इसे कहेंगे हम क्या? इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। एक नई प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जिसमें एग और स्पर्म की जरूरत नहीं होती, या एग और स्पर्म को क्रिएट किया जाता है स्टेम सेल से। स्टेम सेल आपके बालों में, आपके ब्लड में, आपकी स्किन में पाए जाते हैं। These lab-grown gamete can fertilize to create an embryo, which is implemented into the surrogate to carry the pregnancy. तो यहाँ पे जापान के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक माइस में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और बहुत जल्दी ह्यूमन ट्रायल भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो हमें यहाँ पे एग और स्पर्म की जरूरत नहीं है, हम इसको खुद क्रिएट कर लेंगे हमारी स्टेम सेल से और बच्चे का जन्म होगा। नेक्स्ट है साब एंड HAL। साब का मतलब है स्वीडिश डिफेंस फर्म साब। इन्होंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया है और दोनों मिलके साथ में मिलके तैयार कर रहे हैं एडवांस लेजर वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम को इंडिया का HAL और स्वीडन की डिफेंस फर्म साब मिलकर तैयार कर रही हैं, जिसका नाम है LWS 310 सिस्टम इन इंडिया। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस आपको देखने को मिलेगा हमारी बॉर्डर, मतलब हम यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योरिटी तरीके से काम कर पाएंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप का यही है कि हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, जिसमें साब क्या करेगी? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी HAL को और HAL जो है वो उस पर काम करेगा। साब का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, जबकि HAL का बेंगलुरु में आपको मिल जाएगा। HAL के हेडक्वार्टर DK सुनील आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रेमे। रेमे वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है जो कि ऑनलाइन चला गया है। हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है कि जो आपके क्लासिकल कंप्यूटिंग होते हैं, ठीक है, आपका मतलब बेसिकली मिक्स है, क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग का मिक्स जो होता है वो हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटिंग कहलाता है, जिसमें आपको नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करने और AI प्रॉब्लम सॉल्व करने दोनों का तरीका इनके पास होता है। तो जापान ने वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है उसको शोकेस किया है, जिसका नाम है रेमे। तो रेमे किसका कंप्यूटर है? जापान का कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 20 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट मेजोराना के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपनी चिप बनाई है जो कि पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है माइक्रोसॉफ्ट की, जिसका नाम है मेजोराना 1, जो कि स्टेबिलिटी स्पीड के लिए तैयार की गई है। फास्ट होगी, प्रैक्टिकल होगी, स्टेबल होगी और क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करेगी। इसे डेवलप करने का काम माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया जनरेटिव AI मॉडल भी तैयार किया है जिसका नाम है म्यूज। तो म्यूज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का पहला जनरेटिव AI मॉडल है जो गेम पर्पस के लिए, मतलब जो गेमर होते हैं और वो गेम के सेक्टर में अगर आप देखें कि नए अवतार को क्रिएट करना चाहते हैं, नई कोडिंग करना चाहते हैं, उनको मदद करेगी। तो म्यूज इज द जनरेटिव AI मॉडल ऑफ अ वीडियो गेम्स दैट कैन जनरेट गेम विजुअल्स, कंट्रोल एक्शन एंड बोथ।
तो जो गेमर डिजाइनर्स होते हैं उनकी आइडिएशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये गेमर्स की मदद करेगा गेम विजुअल्स को जनरेट करने के लिए, कंट्रोल एक्शन करने के लिए, एटसेट्रा। ठीक है, इसको डेवलप करने का काम माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च गेम इंटेलिजेंट एंड टीचेबल एआई एक्सपीरियंसेस के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिवील किया है मैग्मा। अब मैग्मा भी एक एआई मल्टी मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इमेज और लैंग्वेजेस दोनों को अंडरस्टैंड कर सकता है डिजिटल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में। इसको डेवलप करने का काम माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साइंटिस्ट ने किया है। ठीक है, जो कि आपकी इमेजेस को भी समझ सकता है, जो आपकी भाषा को मतलब लैंग्वेज को भी समझ सकता है, और ये आपका क्या है, एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वोल्वो ट्रक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन फॉर इफिशिएंट लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे वोल्वो ट्रक्स ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला रोड ट्रेन। जैसे आप देख सकते हो कितना लंबा ये ट्रक आपको दिख रहा है, जस्ट लाइक अ ट्रेन। तो इसको नाम दिया गया है रोड ट्रेन, जिससे लॉजिस्टिक को और इफिशिएंट किया जा सके। इसे इनॉग्रेट करने का काम नितिन गडकरी जी ने किया है नागपुर में, और डेवलप किया है वोल्वो ट्रक ने। ऑपरेट कहाँ पर होगा, ये गुड़गांव में आपको ऑपरेट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी सभी फरवरी मंथ की साइंस और टेक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बस लास्ट पोर्शन बचा है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेगमेंट के बारे में। मतलब फरवरी मंथ में जो भी डिफेंस से संबंधित न्यूज़ है हम यहाँ पे उनको कवर करने वाले हैं। आई होप आपको इतना मैटर समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और वीडियो को एंड तक देखना है। अब बात करेंगे डिफेंस के बारे में। अच्छा, पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी ना, मैगजीन में, तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे R-37M मिसाइल के बारे में। तो रशिया ने ऑफर की है R-37M मिसाइल, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है। और ये ऑफरिंग किसको हुई है, इंडिया को। मतलब रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि हमारी जो बेस्ट, इनफैक्ट वर्ल्ड की जो एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है R-37M मिसाइल, आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, नेटो नेटो के जो मेंबर देश हैं R-37M मिसाइल को AA-13 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फाइटर मतलब ये जो है, इसको डिजाइन किया गया है टू एलिमिनेट फाइटर जेट। तो फाइटर जेट्स को हटाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। लगभग 510 किलोग्राम 510 kg के वेट को कैरी कर सकता है, जिसकी लेंथ 4 मीटर की आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि रेंज है 300 से 400 किलोमीटर। और ये हाइपरसोनिक लेवल मतलब 6 मैक की स्पीड पे ऑपरेट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे HAL अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 रिनेम्ड यासस। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL है, उसने रिसेंटली जो ट्रेनी जेट ट्रेनर्स हैं उनको एक तरीके से ठीक करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए दिया गया है, जिसका नाम है HJT-36 मतलब हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। ठीक है, और जिसका नया नाम क्या होगा, यासस आपको नया नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसके वेट को रिड्यूस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने का काम किया जाएगा। इस तरीके से ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लब एस मिसाइल सिस्टम। तो क्लब एस मिसाइल सिस्टम किसकी है, आइए देखेंगे। तो इंडिया रिसेंटली रीच एन एग्रीमेंट विद रशिया टू एक्वायर द क्लब एस मिसाइल सिस्टम। तो रसिया का मिसाइल सिस्टम है और इंडिया इसको खरीद रहा है। रशिया का मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है क्लब एस मिसाइल सिस्टम। इसको खरीद कौन रहा है, इंडिया खरीदेगा, इंडियन नेवी की हमारी जो सबमरीन फ्लीट्स है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसे रशिया की डिफेंस कंपनी NPO नोवाटर्न ने तैयार किया है। ठीक है जी, डन इतनी चीजें। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 400 kg की है। इसका टारगेट रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लब एस मिसाइल किसकी है, रशिया की है। खरीद कौन रहा है, इंडिया इसको खरीद रहा है। नेक्स्ट है P-8I एयरक्राफ्ट। तो इंडिया इज लुकिंग टू रिवाइव द proposal to procure 6 more P-8I long range maritime patrol aircraft from the USA। अब यहाँ पर देखिएगा, ऑलरेडी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था अमेरिका के साथ कि हम अमेरिका से P-8I जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम आपके वेपन्स हैं उसको हम खरीदेंगे। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो इसको बेचा किया गया, या फिर आप कह सकते हो कि 6 और प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, इंडिया ने ऐसा कहा है। लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बीइंग मैन्युफैक्चर बाय द बोइंग। इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, बोइंग कर रहा है। इंडियन नेवी की फ्लीट में इसको शामिल किया जाएगा।
ठीक है। और ये इंडियन नेवी की फ्लीट में जो TU-142 एयरक्राफ्ट है उसको रिप्लेस करेगा P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल वेपन, जिसकी स्पीड 789 किलोमीटर पर आवर की होगी। मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी और ये अपने साथ 9 क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकता है। नाउ बात करेंगे ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में। इसकी पहली फ्लाइट टेस्ट होगी 2026 में और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 27-28 में, ये अनाउंसमेंट की गई है। जो कि एक लाइट वेट वेपन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 3.5 मैक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट है आर्मी पार्टनर विद IIT गुवाहाटी फॉर बैम्बू बंकर। अब हम यहाँ पे जो हमारे डिफिकल्ट टरेन है ना, अलग अलग हमें आर्मी एरिया के लिए बंकर की रिक्वायरमेंट होती है और हम चाहते हैं कि हमारे सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बंकर्स हों। तो जो आपके कन्वेंशनल तरीके से आप बंकर तैयार करते हो उसके जगह बेम्बू के बंकर बनाए जाएंगे। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर IIT गुवाहाटी के साथ कोलैबोरेट किया है और बेम्बू बंकर्स को यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, वेट को मिनिमाइज कर देगा, इको फ्रेंडली है और इनको हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जैसे एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी और IIT गुवाहाटी का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट NASM SR मिसाइल इन चांदीपुर। चांदीपुर रेंज हम सभी को पता है, चांदीपुर रेंज कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा, इंडियन नेवी ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया और पहली सक्सेसफुल फ्लाइट यहाँ पे कंडक्ट की थी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की, जिसको हमने NASM SR कहा है। ठीक है, इसको हमने MK-42B हेलीकॉप्टर की मदद से टेस्टिंग की है चांदीपुर रेंज उड़ीसा में। ये कंट्री की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है, मतलब हवा से हम इसको MK-42B हेलीकॉप्टर की मदद से लॉन्च कर रहे हैं। मतलब भारत की ये पहली एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है और ये सी स्कीमिंग एबिलिटी भी रखती है, समुद्र के अंदर जाकर समुद्र को पेनेट्रेट करके ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये फॉरगेट फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी से लेस है, मतलब एक बार दाग दो, टारगेट सेट कर दिया पायलट ने और उसके बाद वो लॉक होने के बाद टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। साथ ही साथ मैन इन लूप फीचर पे भी काम करती है, मतलब पायलट जो है वो टारगेट को चेंज भी कर सकता है। मैन इन लूप का मतलब होता है मिसाइल मेंटेन अ टू वे डेटा लिंक विद अ हेलीकॉप्टर पायलट एंड पायलट आफ्टर फायरिंग द मिसाइल रिमोटली कंट्रोल इट। मैक्सिमम रेंज 55 किलोमीटर की होगी, स्पीड 0.8 मैक की आपको देखने को मिल जाएगी। डेवलप किसने किया है? DRDO की अलग अलग जो लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि रिसर्च सेंटर है, इमारत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है, इन्होंने तैयार किया है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। DRDO के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी साइन 80 करोड़ डील विद LNT फॉर 2223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अब जैसे कि नदियां हैं, नदियों में किसी ने कोई केमिकल मिला दिया अगर, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, खतरे में आ सकती है। तो ऐसे केमिकल एजेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए एक अलार्मिंग सिस्टम बनाया जा रहा है बाय द इंडियन आर्मी, जो कि केमिकल वॉरफेयर थ्रेट को के लिए प्रिपरेशन की बात कर रहा है। इंडियन आर्मी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो LNT को दिया है और LNT से 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम को हम प्रक्योर करेंगे। ये डील 80 करोड़ रुपए की आपको देखने को मिल जाएगी। डिजाइन एंड डेवलपमेंट DRDO के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है जी, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन DC पे विजिट करने के लिए गए थे और हमारा जो अपकमिंग एजेंडा है, हमारे जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो क्या है? स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि US आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ये 8 व्हील आपको कॉम्बैट व्हीकल देखने को मिलेगा। इंडिया इसको परचेज करना चाहता है। इसे जॉइंटली डेवलप किया है कनाडा ने, मतलब सेंट्रल डायनामिक्स लैंड सिस्टम कनाडा और जनरल डायनेमिक लैंड सिस्टम USA ने इसे तैयार किया है और USA आर्मी इसको लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। ये अर्बन वॉरफेयर के लिए और क्विक रिस्पॉन्स के लिए, स्पीड के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये व्हीकल काफ़ी अच्छा है और इंडिया प्लान कर रहा है इसको खरीदने के लिए। इसमें 2 पर्सन का क्रू मेंबर हो सकता है। 483 किलोमीटर इसकी रेंज है, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश एग्री टू लॉन्च न्यू हॉटलाइन बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेस। जैसे कि हमारे देश की बॉर्डर फोर्स क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वैसे ही बांग्लादेश की भी अपनी बॉर्डर फोर्स है। दोनों देशों के बीच में अब एक नई हॉटलाइन तैयार की जाएगी, मतलब
Communication channel. India and Bangladesh have decided to establish new communication link between both the commands. ठीक है, ये डिसीजन क्यों लिया गया है? लगातार जिस तरीके से दोनों देशों के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, वो कांटेक्ट में रहे और लगातार जो इलीगल तरीके से माइग्रेशन हो रहा है उसको स्टॉप किया जा सके। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टका करेंसी है, मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? और अभी जो इंतरिम गवर्नमेंट है उसको हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि कौन से वो दो देश हैं जिसके बीच में हॉटलाइन लिंक, नई लिंक बॉर्डर फोर्सेस के बीच में तैयार की जा रही है, तो इंडिया और बांग्लादेश आपको मिल जाएंगे। तो ये फरवरी मंथ के हमारे सभी के सभी डिफेंस न्यूज भी यहाँ पे खत्म होते हैं। तो हमने मिलिट्री एक्सरसाइज देख ली, साइंस टेक की न्यूज देख ली और हमने डिफेंस की न्यूज देख ली। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाइलेशन के बारे में हम बात करेंगे, अपॉइंटमेंट्स पे डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।